प्रिय छात्रों, पिछले वीडियो में हमने हिंदी साहित्य के काल विभाजन को देखा। हिंदी साहित्य प्रमुख रूप से 4 कालखंडों में विभाजित किया गया है। प्रथम कालखंड वीरगाथा काल अथवा जिसे आदिकाल भी कहते हैं। आज हम इस कालखंड के प्रमुख प्रवृत्तियों को, इसके कवियों को, प्रमुख कवियों को एवं इनकी प्रमुख रचनाओं को देखेंगे। बोर्ड परीक्षा में अक्सर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि वीरगाथा काल, भक्ति काल, आदिकाल अथवा आधुनिक काल की जो है प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में बताइए। किन्हीं 2 प्रमुख प्रवृत्तियों या किन्हीं 2 रचनाकारों या किन्हीं 2 रचनाओं के बारे में बताइए। तो इस तरह के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हम चारों कालखंडों के प्रमुख प्रवृत्तियों और उसके प्रमुख कवियों एवं उसकी प्रमुख रचनाओं को हम एक दृष्टि में देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला काल वीरगाथा काल, जिसे आदिकाल भी कहा जाता है। आप लोगों को यह जान लेना जरूरी है, वीरगाथा काल नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था, जबकि आदिकाल का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था। यद्यपि बाद में रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का नाम आदिकाल स्वीकार कर लिया था, इसलिए इसे आदिकाल अथवा वीरगाथा काल दोनों नामों से जाना जाता है। वीरगाथा काल में प्रमुख रूप से 5 काव्य धाराएं चली हैं। पहली है सिद्ध साहित्य धारा, दूसरी है नाथ साहित्य धारा, तीसरी है जैन साहित्य धारा, चौथी है रासो काव्य धारा और 5वीं लौकिक काव्य या व्यक्तिगत रचनाएं हैं। इस तरह से 5 काव्य धाराएं चली हैं, इसको ध्यान रखना। सिद्ध साहित्य धारा, नाथ साहित्य धारा, जैन साहित्य धारा, रासो साहित्य धारा और लौकिक काव्य या व्यक्तिगत रचनाएं। तो वीरगाथा काव्य धारा के अंतर्गत जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं या जो प्रमुख विशेषताएं हैं, इसको आप लोग ध्यान दें। पहला, इसमें रासो ग्रंथों की रचना की गई। रासो ग्रंथों की रचना या रासो ग्रंथों की प्रधानता भी कह सकते हैं। इस कालखंड में रासो ग्रंथों की रचना हुई और रासो ग्रंथों की प्रधानता थी। दूसरी चीज, चूंकि इस कालखंड के कवि आश्रय पाते थे, राजाओं के आश्रय में रहा करते थे, इसलिए राजाओं के द्वारा की गई विजय को अपने काव्य में शामिल करते थे और राजाओं को श्रृंगार रस से परिपूर्ण कविताएं भी सुनाते थे। इसलिए इनके कालखंड में वीर एवं श्रृंगार रसों की प्रधानता है। वीर रस जैसे कि आप जानते होंगे परमाल रासो, जगनिक द्वारा लिखित परमाल रासो। इस परमाल रासो, जिसे आलखंड भी कहा जाता है, आलखंड मुख्य रूप से वीर रस प्रधान कविताएं हैं, जबकि बीसल देव रासो या पृथ्वीराज रासो का भी कुछ अंश श्रृंगार रसों से परिपूर्ण है। तीसरी इस कालखंड की विशेषता है आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा। क्योंकि वो आश्रयदाता राजा के यहाँ रहते थे, इसलिए उनकी प्रशंसा करना उनके लिए अनिवार्य था, क्योंकि उसी प्रशंसा के आधार पर उन्हें पुरस्कार इत्यादि प्राप्त होते थे। चौथी महत्वपूर्ण चीज है इसकी प्रवृत्ति में डिंगल और पिंगल भाषाओं की प्रधानता। इस कालखंड में जो रचनाएं लिखी गईं वो मुख्य रूप से राजस्थानी और ब्रज मिश्रित डिंगल एवं पिंगल भाषा में लिखी गई हैं। 5वीं प्रमुख विशेषता है प्रबंध एवं मुक्तक दोनों प्रकार की रचनाएं। प्रबंध काव्य अर्थात जैसे महाकाव्य, गीत काव्य, इस तरह से काव्य प्रबंध कहे जाते हैं। मुक्तक जो छोटी छोटी रचनाएं होती हैं, जो स्वच्छंद होती हैं, जिनको स्वच्छंद रूप से पढ़ा जा सकता है, एक पद्यांश भी उसका अपने आप में परिपूर्ण होता है, वो मुक्तक रचनाएं मानी जाती हैं। इस प्रकार से इस कालखंड की मुख्य रूप से 5 प्रवृत्तियों को आप लोग ध्यान रखेंगे। रासो ग्रंथों की रचना या रासो ग्रंथों की प्रधानता, वीर एवं श्रृंगार रसों की प्रधानता, आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, डिंगल और पिंगल भाषा में काव्य रचना, प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार की काव्य रचनाएं। अब हम इस कालखंड के जो 2 प्रमुख कवि हैं उनको ध्यान दें। एक प्रमुख कवि है चंद्रवरदायी और दूसरे प्रमुख कवि है विद्यापति। चंद्रवरदायी इसलिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं क्योंकि इन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा, जो कि हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। चंद्रवरदायी का पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, जबकि विद्यापति
विद्यापति जो 4-5 कालखंड बताए, 5 काव्य धाराएं बताए, ये लौकिक या व्यक्तिगत काव्य धारा में विद्यापति आते हैं। विद्यापति इस कालखंड में भक्ति पर आधारित कुछ कविताएं लिख रहे थे, जिसमें इसमें पदावली है, फिर कीर्तिलता और कीर्ति पताका। क्योंकि ये राजा कीर्ति सिंह के यहाँ रहते थे, इसलिए राजा कीर्ति सिंह की प्रशंसा में कीर्तिलता और कीर्ति पताका नामक 2 रचनाओं को इन्होंने लिखा। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज़ और आप लोगों को ध्यान देने योग्य है, जो कि अक्सर पूछा जाता है अमीर खुसरो के बारे में। वीर गाथा काल के अंतर्गत जो लौकिक या व्यक्तिगत काव्य रचनाएं हुई, उसमें अमीर खुसरो को भी लौकिक या व्यक्तिगत कवि के अंतर्गत रखा जाता है। और अमीर खुसरो हिंदी साहित्य की खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। ये चीज़ें आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हैं। अब इस पर अगर किसी भी प्रकार का संशय होगा, किसी प्रकार के प्रश्न होंगे, तो आप लोग ये सारे प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। प्रिय छात्रों, आदिकाल या वीरगाथा काल के बाद हिंदी साहित्य का दूसरा महत्वपूर्ण काल आता है भक्ति काल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भक्ति काल को 2 प्रमुख उप शाखाओं में विभाजित किया गया है। एक निर्गुण काव्य धारा और दूसरा सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा को आज हम लोग इसकी निर्गुण काव्य धारा का अध्ययन करेंगे। निर्गुण काव्य धारा को भी 2 उप शाखाओं में विभाजित किया गया है। एक निर्गुण संत काव्य धारा, या जिसे कभी कभी निर्गुण ज्ञानाश्रयी काव्य धारा भी कहा जाता है, और इसकी दूसरी शाखा है निर्गुण सूफी काव्य धारा, या जिसे निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा या काव्य धारा भी कहा जाता है। आज हम भक्ति काल के निर्गुण संत काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियों, प्रमुख कवियों एवं उनकी रचनाओं को देखेंगे। भक्ति काल की निर्गुण संत काव्य धारा या ज्ञानाश्रयी शाखा की प्रमुख प्रवृत्तियां इस प्रकार से हैं। पहली प्रवृत्ति है निराकार परमात्मा की साधना। निराकार परमात्मा अर्थात निर्गुण परमात्मा की, वह परमात्मा जो निर्गुण है, निराकार है, अव्यक्त है, ऐसे परमात्मा की साधना और उस परमात्मा के साधना में काव्य रचना करना। दूसरी जो कि पूरे भक्ति काल की प्रमुख विशेषता, प्रमुख प्रवृत्ति, गुरु एवं ज्ञान प्राप्ति को सर्वाधिक महत्व प्रदान करना। सभी पूरे भक्ति काल में, चाहे वो निर्गुण भक्ति शाखा हो, चाहे सगुण भक्ति शाखा हो, चाहे संत काव्य धारा हो, चाहे सूफी काव्य धारा हो, चाहे राम काव्य धारा हो या कर्ण काव्य धारा हो, गुरु एवं ज्ञान प्राप्ति को सर्वाधिक महत्व दिया गया। इसलिए ये प्रवृत्ति चारों कालखंडों की प्रमुख प्रवृत्ति है। तीसरी, ऊंच नीच एवं जाति पात के भेदों की आलोचना। यहाँ पर ऊंच नीच और जाति पात के भेदों की आलोचना की गई। आप लोग जानते हैं रामानंद के 12 शिष्य थे और उन 12 शिष्यों में सब अलग अलग जाति के थे। रैदास चमार जाति के थे, तो कबीरदास जुलाहा थे। इसी प्रकार से सभी शिष्य अलग अलग जाति के थे और उन्होंने अपने गुरु के आश्रय में रहकर विभिन्न प्रकार की काव्य रचनाएं की। इस प्रकार इस काव्य धारा में ऊंच नीच जाति पात के भेदों की हमेशा आलोचना की गई। चौथी इसकी महत्वपूर्ण प्रवृत्ति रहस्यवादी भावना का निरूपण। रहस्यवादी भावना अर्थात आत्मा और परमात्मा के मिलन की भावना। जब आत्मा और परमात्मा से मिलन की भावना अपने पूर्ण रूप में प्राप्त होती है, तो वहाँ पर व्यक्ति या साधक अपने आप को भूल जाता है, वह परमात्मा को ही सब कुछ अपना समर्पण कर देता है। ऐसी भावना रहस्यवादी भावना कही जाती है। तो ये भावना चाहे कोई भी काव्य धारा हो भक्ति काल की, निर्गुण या सगुण, ये सभी काव्य धाराओं की प्रमुख भावना रही रहस्यवादी भाव का निरूपण या रहस्यवादी भावधारा। पांचवी प्रमुख इसकी प्रवृत्ति थी पाखंड एवं बाह्य आडंबरों की आलोचना, बाह्याचारों की आलम्बना। कबीर ने लिखा, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, घर की चाकी क्यों न पूजे जेके पीसा खाए। कबीरदास इस ज्ञान मार्गी शाखा के अगुआ कवि थे और इन्हीं के आश्रय में अन्य ज्ञान मार्ग की शाखा के जितने भी कवि थे, उन्होंने ज्ञान मार्ग का आश्रय लेकर इन 5 प्रवृत्तियों को अपनाया
और निर्गुण संत काव्यधारा को एक विशिष्ट काव्यधारा बनाया। तो ये पांचों काव्यधारा की प्रवृत्तियां आप लोग ध्यान से समझेंगे, याद रखेंगे। निराकार ईश्वर की साधना, गुरु एवं ज्ञान प्राप्ति को सर्वाधिक महत्व, ऊंच नीच जात पात के भेदों की आलोचना, रहस्यवादी भावना का निरूपण, पाखंड एवं वाह्य आचारों की आलोचना। इसके प्रमुख कवि हैं कबीरदास और नानक देव। कबीरदास की दो प्रमुख ग्रंथ हैं, बीजक और कबीर ग्रंथावली। गुरु ग्रंथ साहिब नानक देव का प्रमुख ग्रंथ है। इन भक्ति काल के निर्गुण संत काव्यधारा के अन्य महत्वपूर्ण कवि रैदास, इनको आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। इसी तरह से अन्य और भी महत्वपूर्ण कवि हैं, उनको कम से कम दो कवियों को आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे और दो रचनाओं को ध्यान में रखेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। किन्हीं दो प्रवृत्तियों, किन्हीं दो कवियों या किन्हीं दो रचनाओं का नामोल्लेख कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों के लिए यह एक महत्वपूर्ण साधन है। धन्यवाद।